नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अश्विनी कुमार मुदगिल आपका आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिसमें आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप एटलीस्ट वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जो विद्यार्थी लगातार इस तरह मेहनत करते हैं, मेरे यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़िंदगी में ज़रूर सफल होंगे। अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी वो पूरा इतना फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बड़ा ही सुखद मेरे लिए अनुभूति है और सुनकर बहुत अच्छा लगता है बच्चों की तरफ से। ठीक है, चलिए, तो इन सब बातों से मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि मैं भी अपने विषयों को और गंभीरता के साथ और विस्तृत तरीके से और बेहतर तरीके से आपको डिलीवर कर सकूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति से संबंधित प्रावधान देखे थे और उसके पहले हमने संसद से संबंधित प्रावधानों को देखा था। यद्यपि उनसे आए हुए प्रश्नों पर हमने भी चर्चा नहीं की है। मैं चाहता हूं कि आज का हम एक टॉपिक कवर कर लेते हैं जिसको कहते हैं विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, बहुमत के प्रकार को समझ लेते हैं। तो फिर इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद संसद से जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद संसदीय समितियां हैं, संसदीय कार्यवाही है, संसदीय विषयाधिकार है, संसद की संप्रभुता है, उनसे भी जो भी प्रश्न आएंगे उनको टॉपिक के साथ में हम लेकर चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं विधायी प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा सा फोकस रहें, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आते तो बहुत सरल हैं, किंतु लिखने के दृष्टिकोण से आपको अपनी शैली का विकास करना पड़ेगा और आपका उत्तर लेखन तब ज्यादा बेहतर होता है जब आप समझ कर लिखते हो। दो तरीके होते हैं लिखने के, एक रट के लिखना और एक समझ के लिखना। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप समझ कर लिखोगे तो बहुत अच्छा उत्तर लिखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विधायी प्रक्रिया को हम देखते हैं। देखिए, संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है? कानून बनाना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण काम संसद का क्या है? कानून बनाना है। अब कानून बनाने के क्रम में वो उसको क्या प्रक्रिया अपनाना पड़ती है इसे ही हम आज समझेंगे और इससे संबंधित जितनी अवधारणा है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया है, विधेयक। तो विधेयक का मतलब क्या होता है, अब इसे समझिए। जब हम किसी कानून को बनाते हैं तो कानून कौन बनाता? संसद। संसद का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा हो गया। तो जब लोकसभा और राज्यसभा में कोई कानून बनने की प्रक्रिया में होता है, अभी विचाराधीन है, बन रहा है, प्रोसेस में है, तो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? विधेयक शब्द यूज करते हैं। ठीक है, जहां जहां अब मैं विधेयक शब्द प्रयोग करूंगा उसका आप अर्थ समझ लीजिए कि वो बनने की प्रक्रिया में है, या तो लोकसभा में या क्या है, राज्यसभा में। ठीक है, और जब इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं या राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो यही विधेयक किस में बदल जाता है? कानून में बदल जाता है। इसको हम या तो फिर एक्ट कहते हैं या क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो विधेयक मतलब जब कानून बनने की प्रक्रिया में होता है तो उसके लिए विधेयक शब्द अर्थात बिल, इंग्लिश में उसको बिल कहेंगे, प्रयोग किया जाता है। और जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो फिर वो क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, विधेयक जो है दो तरह से हो सकते हैं, एक पेश करने के आधार पर और एक जो है प्रक्रिया के आधार पे। हम सबसे पहले देखते हैं पेश करने के आधार पर। पेश करने के आधार पर विधेयक पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक क्या हो जाएगा? निजी विधेयक। अब ध्यान देंगे, सरकारी विधेयक कहने का क्या मतलब है? सरकारी, उसका नाम से स्पष्ट है, सरकारी विधेयक यानी किसकी तरफ से प्रस्तुत होगा? सरकार की तरफ से। कहने का अर्थ है मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि संसद में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कानून बनाने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। बात समझ में आ गई? मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री सहित जितने भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कोई भी मंत्री परिषद का सदस्य है और वह कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो उस विधेयक की प्रकृति क्या होगी? सरकारी विधेयक होगी, क्योंकि वह सरकार की ओर से बनाया जा रहा है। ठीक है, सरकार के सदस्यों को छोड़कर अर्थात मंत्री परिषद के सदस्य या मंत्रियों को छोड़कर संसद का कोई सदस्य यदि लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह विधेयक क्या कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाएगा। बात समझ में आई? सरल शब्दों में कोई संसद सदस्य जो मंत्री परिषद का अंग या भाग या सदस्य नहीं है वह संसद में कोई विधेयक रखता है तो क्या कहलाएगा? निजी विधेयक कहलाएगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जरूरी नहीं है कि जैसे मतलब मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, स्वाभाविक सी बात है उनका लोकसभा में बहुमत होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुमत
जो दल है उसका भी कोई सदस्य यदि विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह निजी कहलाएगा, वह सरकारी नहीं कहलाएगा। सरकार का मतलब केवल मंत्रिपरिषद से है, अर्थात सत्तारूढ़ दल का भी कोई संसद सदस्य सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है तो वह निजी विधेयक ही कहलाएगा। सरकारी विधेयक कहने का तात्पर्य बस इतना है कि मंत्रिपरिषद का मेंबर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है। उसको छोड़कर चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का एमपी हो या रूलिंग पार्टी का एमपी हो, अगर वो बिल पेश करता है तो क्या होगा, प्राइवेट बिल या निजी विधेयक कहलाएगा, ठीक है। दूसरी ओर प्रक्रिया के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर मतलब इनकी प्रोसेस अलग अलग होगी, यानी दोनों सदनों में प्रस्तुत होगा परंतु उसकी प्रक्रिया में, इसके बहुमत में अंतर होगा। तो उसके आधार पर कितने विधेयक होगा, 4 प्रकार के, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, यदि संविधान में कोई संशोधन करना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना है, आपको परिवर्तन लाना है, तो जो विधेयक क्या कहलाएगा, संविधान संशोधन विधेयक कहलाएगा। इसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसके अलावा संविधान में भी कहीं कहीं साधारण बहुमत से भी संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है, तो इसे हम समझेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, ठीक है। धन विधेयक या वित्त विधेयक, नाम से स्पष्ट है, धन विधेयक को हम मनी बिल कहेंगे, इसको फाइनेंस बिल कहेंगे, यानी धन से संबंधित या वित्त संबंधित कोई विधेयक है। कुल मिलाकर सरकार के पास पैसा कैसे आता है और सरकार पैसे को खर्च कैसे करती है, इससे संबंधित कोई विधेयक है तो वो या तो धन विधेयक कहलाएगा या वित्त विधेयक कहलाएगा। दोनों में क्या अंतर है, इसको हम आगे चलकर समझेंगे। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ठीक है। अब संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर जितने विधेयक बचते हैं वो सब क्या कहलाएंगे, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल कहलाएंगे। कोई डाउट तो नहीं है, जो इन तीनों प्रकृति के नहीं है उसको छोड़कर जो भी विधेयक बचता है वो क्या कहलाएगा, साधारण विधेयक कहलाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए, तो इसकी प्रक्रिया में हम धीरे धीरे आगे समझेंगे, किंतु इनको प्रक्रिया में आने से पहले, किसी विधेयक प्रक्रिया में जब चलता है और कैसे कानून बनता है, इससे पहले मैं चाहूंगा कि हम बहुमत को समझ लेते हैं कि बहुमत क्या होते हैं और बहुमत के प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि लास्ट के जितने भी और मैंने टॉपिक पढ़ा है वहां जगह जगह कई बार बहुमत शब्द का प्रयोग आया और अलग अलग तरह के बहुमत आए। तब मैंने बार बार आपसे ये कहा कि जब हम विधायी प्रक्रिया पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे। तो आज वो दिन आ गया है, तो हम आज बहुमत को अच्छे समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 2 और 3 को याद कीजिए। आर्टिकल 2 और 3 में हमने पढ़ा था कि नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना, और आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। इन दोनों संबंधित संसद में यदि कोई विधेयक आता है तो प्रस्ताव आता है तो वो किस बहुमत से, साधारण बहुमत से होगा। तो साधारण बहुमत क्या होता है। फिर हमने राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा जिसमें हमने देखा कि सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये बहुमत क्या होगा, 2/3 क्या कहलाएगा। इसी तरह हमने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के लिए तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत की चर्चा की थी, तो उसका मतलब क्या होता है। संविधान संशोधन जब हम करेंगे तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो विशेष बहुमत क्या होता है। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जिसके पास में सदन का क्या पूर्ण बहुमत होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है। तो इन सभी चीजों को हम आज समझेंगे अच्छे से, ठीक है, विद एग्जाम्पल समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अब बहुमत जो है वो कितने प्रकार का होता है, 4। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली जो है इन 4 बहुमतों की ही बात की गई है, तो हम इनको समझते हैं। साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजोरिटी, अधिकांश संसद के सबसे ज्यादा काम जो किए जाते हैं वो किस बहुमत से किए जाते हैं, साधारण बहुमत से किए जाते हैं। पूर्ण बहुमत जिससे सरकार बनती है, समझेंगे क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। प्रभावी बहुमत जिसको हम इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और उपसभापति को हटाने के लिए इस बहुमत का प्रयोग होता है। और विशेष बहुमत, विशेष बहुमत भी 3 प्रकार के होंगे, उसको भी हम समझते हैं। एक एक बहुमत को बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल समझते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। चलिए ध्यान देंगे, सबसे पहले साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी कहने का मतलब है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक, ठीक है, शब्द पर ध्यान देंगे। हाउस सदन में उपस्थित सदस्यों का कितने से ज्यादा, 50% से अधिक। अब 50% से अधिक कितना होगा, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बाय 2 कर देंगे तो 50% होगा। मान लो 100 है, ठीक है, 100/2 प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, बहुमत कितना हो गया, 51 हो गया। तो यही क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत कहलाएगा। शब्द पर ध्यान देंगे, सदन में उपस्थित। अब ध्यान दीजिए, सदन में कितने संख्या से बना है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें किस बात से मतलब है कि उस दिन हाउस में प्रेजेंट कितने हैं, और प्रेजेंट में भी वोटिंग देने वाले कितने हैं, मतदान देने वाले कितने हैं। फिर मतदान देने वालों के हम 50% से अधिक निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए, पहले इस बात को बहुत अच्छे से समझिए।
कि जैसे मान लेते हैं हम कि अब देखिए लोकसभा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लोकसभा कितनी सदस्य संख्या से बनता है हमने पढ़ा था, आर्टिकल जो है हमने पढ़ा था 79, 80, 81, इनमें सब लोकसभा राज्यसभा संबंधी प्रावधान पढ़े थे। अब देखिए वर्तमान में जो है लोकसभा जो है 545 मेंबर से मिलकर बनी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें। अब मान लो कि किसी दिन जो है लोकसभा में मान लेते हैं कि केवल और केवल जो है 300 सदस्य ही उपस्थित हुए, ठीक है, और 300 के 300 लोगों ने मतदान किया, तो साधारण बहुमत क्या कहलाएगा? सदन में उपस्थित संख्या के 50% से अधिक, यानी 300/2 + 1 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा? 151। ये क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत कहलाएगा। उपस्थित जितने, प्रेजेंट जितने। किंतु एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, मान लेते हैं हम लोग कि उस दिन सदन में जो है 300 लोकसभा में जो है 300 मेंबर उपस्थित हुए, ठीक है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, किंतु इन 300 सदस्यों में से 50 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में भाग नहीं लिया, ठीक है। कितने सदस्य ने भाग नहीं लिया? यानी 50 सदस्यों ने भाग नहीं लिया, तो इन 50 सदस्यों को हम क्या कर देंगे? उन उपस्थित संख्या से क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब मतदान कितने लोगों ने किया है? मतदान 250 लोगों ने किया है, तो 250/2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर 126 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? मतलब लोकसभा में उपस्थित कितने हैं? 300, किंतु 300 में से 50 सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो हम क्या करेंगे? उन 50 सांसदों को घटा देंगे, बचे कितने? 250। अब 250 को हम क्या करेंगे? 250 को जो है हम क्या करेंगे? 250 सांसदों में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे 50% +1, बहुमत के लिए क्या होगा? +1 जुड़ जाएगा, कितना आ गया? 126। यही साधारण बहुमत होगा। क्लियर है? मान लो उस दिन 200 सांसद ही उपस्थित हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, 200 सांसद ही उपस्थित है, और मान लो 200 सांसदों में से जो है 20 सांसदों ने वोट नहीं दिया, तो कितना हो गया? 180/2 + 1 ही क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत हो जाएगा। कुल मिला के साधारण बहुमत इस बात पर निर्भर करेगा कि सदन में उस दिन कितने सांसद सदस्य उपस्थित हैं और उनमें से कितने सदस्यों ने वोट दिया है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? तो अब इससे क्या क्या होता है ध्यान देंगे। तो इस साधारण बहुमत से अधिकांश प्रक्रिया सब इससे की जाती है। जैसे क्या? साधारण विधेयक जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑर्डिनरी बिल होगा, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये तो तीनों विधेयक किस बहुमत से पारित होंगे? साधारण बहुमत से पारित होते हैं। इसके अलावा अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विभिन्न तरह के जो प्रस्ताव और संकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें भी किस बहुमत से? साधारण बहुमत से होता है। इसके अलावा संविधान में कुछ संशोधन भी साधारण बहुमत से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो अनुच्छेद 368 की सीमा के बाहर होते हैं, जैसे नए राज्यों को प्रवेश देना हो, आर्टिकल 2 याद कीजिए, और उनकी स्थापना करना हो, कुछ राज्यों का निर्माण करना हो, या विधान परिषद का निर्माण करना। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के विधान परिषद का निर्माण कैसे होता है। यदि मान लो विधान परिषद के निर्माण संबंधी कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है, किस बहुमत से? साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। ठीक है, और भी उसकी समाप्ति है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में यदि कोई संशोधन करना है तो वो भी किस बहुमत से होगा? साधारण बहुमत से होगा। बात समझ में आई? कुल मिला के आप मान के चलिए कि संसद के अधिकांश विधायी कार्य किस बहुमत से होते हैं? साधारण बहुमत से होते हैं। अभी हम चूंकि विधेयक पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, ये तीनों विधेयक किस बहुमत से पारित होते हैं? साधारण बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है आपका पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, पूर्ण बहुमत का अर्थ है सदन की कुल संख्या का बहुमत। सदन की कुल संख्या, जो भी कुल संख्या होगी उसका बहुमत। उसका बहुमत मतलब सदन की कुल संख्या के आधे से अधिक क्या कहलाएगा? पूर्ण बहुमत कहलाएगा। ध्यान रखना, पूर्ण बहुमत निश्चित होता है, ठीक है, जबकि साधारण बहुमत निश्चित नहीं होता है, क्योंकि साधारण बहुमत सदन में सांसदों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। पूर्ण बहुमत उनकी उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। यद्यपि पूर्ण बहुमत का कोई भी वैधानिक अर्थ नहीं है, किंतु राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए लोकसभा, अब लोकसभा की कितनी संख्या है? 545 है, ठीक है, तो 500 मतलब सदन की कुल संख्या कितनी है? 545/2 + 1 क्या आ जाएगा आपका?
273, यानी किसी भी राजनीतिक दल को यदि सरकार बनाना है तो उससे किसकी आवश्यकता होती है? पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। बात समझ में आई आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? पूर्ण बहुमत का किसी भी वैधानिक प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु पूर्ण बहुमत का राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है ना। संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय शासन प्रणाली में वही दल सरकार बना पाती है जिसके पास में संसद में यानी लोकसभा में क्या होना चाहिए? पूर्ण बहुमत होना चाहिए। इसी तरह आप अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में पूर्ण बहुमत क्या कहलाएगा? वैसे उसका कोई महत्व नहीं है, किंतु राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245/2 + 1, ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण बहुमत। ये परिवर्तित नहीं होगा। अब जैसे लोकसभा में हमने देखा पूर्ण बहुमत जो है 273 है, ठीक है। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सदन में उस दिन कितने लोग उपस्थित हैं या अनुपस्थित हैं, ठीक है। पूर्ण बहुमत फिक्स है बिल्कुल, ठीक। और इसका प्रयोग सामान्यतः सरकार अपने जो भी बहुमत दल का नेता होता है अपनी सरकार को साबित करने के लिए इसका प्रयोग करता है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? चले हम लोग आगे चलिए। अब इसके बाद में आता है प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या कहलाती है। देखिए, प्रभावी बहुमत जो है इसका प्रयोग कहां कहां होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति पढ़ाया था और उपराष्ट्रपति में एक शब्द आया था, तब मैंने आपसे कहा था कि हम इसको आगे समझेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी संकल्प कहां आता है? राज्यसभा में आता है। राज्यसभा अगर इसको किस बहुमत से पास करती, शब्द पर ध्यान देंगे या पुराने वीडियो में जाकर देखिए, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से। वहां शब्द क्या? तत्कालीन सदस्यों के। तो तत्कालीन सदस्य का मतलब क्या होगा? तो तत्कालीन सदस्य का मतलब होगा कि सदन जितनी भी संख्या से बनता है उसमें से जितनी सीटें रिक्त होगी, यदि उसको हम माइनस कर देते हैं तो जो संख्या हमारे पास में आती है वह तत्कालीन सदस्य संख्या आती है, ठीक है। तो प्रभावी बहुमत का अर्थ है सदन की तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से है, ठीक है। अब ये इफेक्टिव मेंबर, तत्कालीन का मतलब, इफेक्टिव मेंबर का मतलब क्या हुआ? इसको समझिए एग्जांपल से। यदि लोकसभा की संख्या है 545, ठीक है। अब मान लो कि इस 545 मेंबर में से कुछ सीटें क्या हो गई? वैकेंट हो गई, ठीक है, यानी खाली है। यार मान लीजिए 5 या 10 सांसद जो है मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दिया, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूं कि 5 सांसद जो है, 5 संसदीय सीटें जो हैं वो रिक्त है, तो बची कितनी संख्या? 540। तो ये 540 क्या कहलाएगा? तत्कालीन सदस्य संख्या कहलाएगा, इफेक्टिव मेंबर कहलाएंगे। इस समय ये मेंबर इफेक्ट में है, तो इनके बाय 2 + 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये जो संख्या आएगी वह क्या कहलाएगा? प्रभावी बहुमत कहलाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे राज्यसभा में कैसे इफेक्टिव मेंबर होगा, देखेंगे। जैसे राज्यसभा में मान लेते हैं कितनी संख्या है? 245, ठीक है। अब मान लो कि राज्यसभा में मान लेते हैं हम लोग कि उस समय 45 सदस्य जो है रिटायर हो गए हैं। देखो, राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं है, वो तो स्थायी सदन है। मान लेते हैं कि 45 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो चुके हैं और 45 सीटें क्या हो गई? वैकेंट हो गई। अब उसका चुनाव होगा 6 महीने में, किंतु अभी राज्यसभा का जो सत्र है वो चल रहा है, और ऐसी स्थिति में यदि मान लो उपराष्ट्रपति को या उपसभापति को हटाना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी काम आएगी। तो वहां पर संख्या कितनी हो जाएगी? 200/2 + 1, जितना भी आएगा, कितना आएगा? 101 आएगा। तो अगर ये सदस्य संख्या है और इससे प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष, ये तो उसकी बात है, तो वहां पर राज्यसभा में इसको हटा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा की बता रहा हूं मैं आपको मैं, तो वहां पर सभापति और उपसभापति को इससे हम हटा देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर सदन की जो कुल संख्या, सदस्य संख्या है, उस कुल सदस्य संख्या में यदि जितनी भी सीटें खाली हैं, रिक्त है, उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। जो संख्या हमारे पास में आएगी वही संख्या क्या कहलाएगी? तत्कालीन सदस्य संख्या, इफेक्टिव मेंबर कहलाएंगे। और उस इफेक्टिव मेंबर के 50% से अधिक ही क्या कहलाएगा? प्रभावी बहुमत कहलाएगा। और ध्यान देंगे, इसी प्रभावी बहुमत का इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग हम कहां करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति को हटाने में करेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है? चलिए हम लोग आगे। आप जब इसको लिखोगे उत्तर लेखन में, अगर मान लो हटाने की प्रक्रिया पूछता है तो आपको इतना वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस यही लिखेंगे शब्द तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत से, बस खत्म बात, ठीक है। वो चेकर समझ जाएगा कि आपको इसकी समझ है,
ठीक है, या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हैं प्रभावी बहुमत से। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद में आता है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। संविधान में जो है विशेष बहुमत 3 तरह से प्रयोग किया गया है। ठीक है, सबसे पहला विशेष बहुमत क्या है, सबसे पहला मैं आपको यही समझा देता हूं, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ये हमने कहां पढ़ा था, याद कीजिए, आपको याद आ रहा होगा। ये केवल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह प्रयोग किया गया और ये सबसे कठिन बहुमत है, इसे प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, कहां पढ़ा था हमने, हमने इसे पढ़ा था राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तब जो महाभियोग प्रस्ताव जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस दिन उपस्थित कितने थे और मतदान कितने दे रहे थे। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि 545 है, ठीक है, और इस 545 का कितना है, हमको 2/3 करना है। ठीक है, अब जो भी आप 2/3 करोगे तो जितना भी संख्या आएगी वह संख्या से ही राष्ट्रपति का महाभियोग संपन्न होगा। इसी तरह राज्यसभा के 245 इंटू 2/3 जो भी आएगी संख्या उससे ही महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब मान लो कि उस दिन लोकसभा में 500 मेंबर ही प्रेजेंट हुए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है 500 मेंबर हुए, 400 मेंबर हुए, 300 मेंबर हुए, हमें सदन की कुल संख्या का 2/3 चाहिए बस। यदि ये नहीं हो पाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या है विशेष बहुमत में, कि सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा मतदान देने वाले का 2/3। यहां पर 2 कंडीशन, 2 क्लॉज है, फिर से ध्यान देंगे। सदन की कुल संख्या, ध्यान रखना शब्द क्या दिया, कुल संख्या, और कुल संख्या का मतलब सदन की जो जिससे हाउस बना है तत्कालीन संख्या, इफेक्टिव मेंबर की बात नहीं कर रहा है, ये कुल संख्या का बहुमत। तो यहां पर 2 क्लॉज एक साथ हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। कुल संख्या मतलब कितनी हुई, जैसे मान लीजिए कि कुल संख्या लोकसभा की 545 हुई, तो 545/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 545/2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 273। और ये 273 अभी हमने कहां पढ़ा था, पूर्ण बहुमत में पढ़ा था। अर्थात इस बात का कहने का अर्थ यह है कि पहले तो ये विशेष बहुमत जो है इसी से संविधान संशोधन होता है, ये जो बहुमत हम पढ़ रहे हैं इससे संविधान संशोधन होता है, और इसका प्रयोग केवल कहां, एक जगह महाभियोग में किया गया है। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पूर्ण बहुमत चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या कंप्लीट करना है, दूसरी कंडीशन ये फुलफिल करना है कि उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का दो शब्द, उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। ठीक है, अब ये 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, किंतु जब ये सेकंड कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई, किंतु जब हम ये सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो उसमें यह शर्त अनिवार्य है कि पहली शर्त तो पूरी होना ही चाहिए। ठीक है, कैसे समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। ठीक है, एग्जांपल समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान देंगे विशेष बहुमत में। ठीक है, क्या है विशेष बहुमत में पहली कंडीशन, क्या है पहली कंडीशन, कि सदन की कुल संख्या का बहुमत। अब मान लो लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा में 545 मेंबर है, और पहली कंडीशन क्या हो गई, पहली कंडीशन है 273 अनिवार्य रूप से समर्थन होना चाहिए, यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत अर्थात पूर्ण बहुमत होना चाहिए। दूसरा उसने कंडीशन कहा है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले का 2/3। ठीक, अब मान लो 545 मेंबर हैं, ठीक है, अब उस दिन हम एग्जांपल लेते हैं, पहली कंडीशन में हम लेते हैं कि उस दिन 450 मेंबर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एग्जांपल के लिए 450 मेंबर ही वोटिंग करते हैं, तो 450 मेंबर को हमको क्या करना होगा, बाय 2 मतलब 2/3 करना होगा, 2/3 करना होगा। अब इसको 2/3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 15 के 5 आ जाएंगे, ये 150, और 150 को हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। अब ये 300 जो है, अब ध्यान देंगे, वो 300 किससे अधिक है, वह 300 जो है 273 से अधिक है। तो यदि वो 300 संख्या मिल जाती हमको तो हम मानेंगे कि ये क्या होगा, ये विशेष बहुमत की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? पहली कंडीशन क्या कह रहा है, सदन की कुल संख्या का बहुमत। सदन की कुल संख्या कितनी है,
545 है, और 545 का बहुमत कितना होगा, बाई 2 + 1 यानी 273, अर्थात पूर्ण बहुमत चाहिए हमें, पहली कंडीशन। और ये कंडीशन ऑलवेज फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। यानी यदि इस कंडीशन से कम हो रहा है तो फिर प्रस्ताव या कोई विधेयक पारित नहीं होगा। जैसे पहली कंडीशन में हमने देखा कि उपस्थित मतदान करने वाले का, मान लेते हैं कि 450 सदस्य उपस्थित हैं और उन्होंने मतदान भी किया, तो उनका कितना, 2/3, उनका 2/3 कितना होगा, 300, और वो 300 किससे ज्यादा है, 273 से ज्यादा है, अर्थात विशेष बहुमत की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, संपन्न होगी। किंतु मान लो कि उस दिन सदन में 300 मेंबर ही प्रेजेंट हुए, तो 300 का क्या हो जाएगा, इंटू 2/3 होगा, और 3 से हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये 100 होगा, 100 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि सदन की कुल संख्या का जो बहुमत है वो 273 है, किंतु उपस्थितता मतदान करने वालों का 2/3 200 हो रहा है, जो कि 273 से कम है, अतः विशेष बहुमत की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। किंतु 273 और 200 में क्या है, डिफरेंस है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल हो रही है किंतु ये कंडीशन इसके साथ फुलफिल नहीं हो रही है, अतः यह प्रक्रिया संपन्न नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर जो उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 है वह सदैव किससे ज्यादा होना चाहिए, वह सदन के बहुमत से सदैव ज्यादा होना चाहिए, तभी यह विशेष बहुमत की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है। फिर से ध्यान देंगे एक बार शब्द पर, क्या लिखा है, सदन की कुल संख्या का बहुमत। कुल संख्या, मान लो राज्यसभा है तो राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, 245 है, 245 का बहुमत क्या कहलाएगा, तो 245/2 + 1 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन, उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3। अब उस दिन जितने भी हाउस में प्रेजेंट हैं और जो वोट देने वाले हैं उनका 2/3 होना चाहिए, किंतु उनका 2/3 कभी भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कम नहीं होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तभी विशेष बहुमत की प्रक्रिया हो मानी जाएगी। और इस विशेष बहुमत से हम क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान देंगे, जो हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पढ़ने वाले हैं वो सारे जो संशोधन जो होंगे संविधान में 368 के अधीन वह इसी बहुमत से होंगे, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वालों का 2/3। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है। चलें, तीसरा जो विशेष बहुमत का प्रकार है वो क्या है, उपस्थित तथा मतदान देने वाले का 2/3। ठीक है, जो भी उपस्थित है और मतदान देने वाले हैं उसका 2/3 जो होगा, ठीक है, वो 2/3 क्या कहलाएगा, वह विशेष बहुमत कहलाएगा। इसका प्रयोग जनरली कहां होता है, इसका प्रयोग आर्टिकल 249 में हम इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 249 में, आई थिंक 312 में भी इसी का प्रयोग किया गया है। ठीक, जब राज्यसभा को कोई भी राज्य सूची के विषय के संदर्भ में संसद को कानून बनाने की शक्ति देने का अधिकार है, वो शक्ति किसके पास में, राज्यसभा के पास में। और राज्यसभा ऐसा कब कर सकती है, जब राज्यसभा जो सदन जो है वह अपने उपस्थित मतदान देने वालों के 2/3 से ऐसा प्रस्ताव पारित कर देगी। ठीक है, अब राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, मान लो 245 मेंबर है। ठीक है, 245 मेंबर में से हम मान लेते हैं कि 210 ही उस दिन प्रेजेंट हुए। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि उपस्थित मतदान करने वालों का बहुमत देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि राज्यसभा में जो है 245 मेंबर है, और मान लेते हैं कि 245 में से उस दिन मान लो 210 मेंबर ही आए, तो 210 मेंबर इंटू 2/3। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 70 आई थिंक हो जाएगा, और 0 यानी कितना हो जाएगा, 140। यानी कि जब यह प्रस्ताव कितने 140 सदस्यों से द्वारा पारित होगा तभी राज्यसभा क्या कर सकती है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। इसका प्रयोग कहां किया गया है, फिर दोहरा रहा हूं, आर्टिकल 249 में किया गया इसका प्रयोग। हम अभी इसको आगे और पढ़ेंगे, किंतु आप समझ जाइए कि ये विशेष बहुमत जो होते हैं, यह विशेष बहुमत 3 तरह से प्रयोग हो सकते हैं और हमारे संविधान में 3 तरह से प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले मैंने बताया सदन की कुल संख्या का 2/3, और ध्यान देंगे यहां पर उपस्थित यानी सदन में उपस्थित मतदान करने वाले का 2/3, दोनों में अंतर है। इसका प्रयोग केवल और केवल पूरे संविधान में एक ही जगह किया गया है, वो है महाभियोग में, और इसका
प्रयोग जो है राज्यसभा की शक्ति के संदर्भ में किया गया आर्टिकल 249 और 312 के संदर्भ में। ठीक है, यहां पर यदि हम देखें तो संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वो किससे होते हैं? सदन की कुल संख्या के बहुमत अर्थात पूर्ण बहुमत तथा फिर विशेष बहुमत की प्रक्रिया होगी जिसमें उपस्थित तथा मतदान देने वालों का 2/3। जब यह दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है, जिसमें से पहली कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन पहली वाली से ज्यादा होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती है, ठीक है, तभी यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चले हम लोग आगे, चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। ठीक, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुमत समझ में आएंगे। यदि अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा, जो भी ऐप में मेरा नंबर दिया गया है उससे मैं पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम आते हैं विधेयक पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि विधेयक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और उसमें सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को हम समझते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है इसकी प्रक्रिया को समझना। ठीक, अब देखिए, तो जो ऑर्डिनरी बिल जो है, ठीक है, वो ऑर्डिनरी बिल जो है बेसिकली 5 चरणों में संपन्न होता है। कोई भी साधारण विधेयक जो होता है 5 चरणों में संपन्न होता है। हम इसको 3 चरण में भी पढ़ सकते हैं किंतु हमने डिटेल कर लिया है। ठीक, पहली बात तो वह किसी भी सदन में प्रस्तुत होगा। मान लो ये लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा क्या कहलाएगा? प्रथम सदन हो जाएगा। और यहाँ पे द्वितीय सदन क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। यदि मान लो विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है तो द्वितीय सदन क्या हो जाएगा? लोकसभा। यानी क्रमशः ये होगा, रिस्पेक्टिवली ये दर्शाएगा। ठीक है, प्रथम सदन में भी किसी विधेयक जो है, जो विधेयक जो होता है वो 3 वाचनों से गुजरता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। क्या होती है इसको भी हम समझते हैं आगे। ठीक है, मतलब लोकसभा में मान लो कोई विधेयक प्रस्तुत हुआ तो उसको 3 वाचनों से, 3 चरणों से गुजरना होगा। ठीक है, प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। और थर्ड रीडिंग के बाद जब वो पारित होता है तो फिर कहां जाएगा? वो सेकंड हाउस में जाएगा ना, द्वितीय सदन में जाएगा। और द्वितीय सदन में भी फिर एज इट इज वो होगा फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। ठीक है, इस तरह 3 वाचनों से गुजरेगा और वहां से यदि पारित होगा तो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। और राष्ट्रपति के पास में भी अनुच्छेद 111 के तहत कई तरह की शक्तियां हैं। ये एक मोटा मोटा मैंने आपको आइडिया दिया। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे किसी विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा और कैसे वो आगे आगे प्रोसीड करेगा, उसमें कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, साधारण विधेयक जो होगा, ध्यान देने बात यह है कि संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है। जब हम प्रथम वाचन में आते हैं तो प्रथम वाचन के संदर्भ में साधारण विधेयक को जो है किसी भी हाउस में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ध्यान देना, कोई बंधन नहीं है। साधारण विधेयक जो हो वह लोकसभा में भी प्रस्तुत हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है। नंबर 2, साधारण विधेयक निजी विधेयक भी हो सकता है और सरकारी विधेयक भी हो सकता है। अर्थात साधारण विधेयक को सरकार का कोई सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है और लोकसभा या राज्यसभा का कोई सांसद भी प्रस्तुत कर सकता है। ये दोनों बातें ध्यान देंगे। ठीक है, किसी भी सदन में पेश किया सकता है, वह सरकारी निजी दोनों कर सकता है। अब जब भी यह विधेयक प्रस्तुत करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमने लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों में पढ़ा था या राज्यसभा के सभापति की शक्तियों में हमने देखा था कि उनका यह कर्तव्य है, उनका यह शक्ति है, कार्य है कि वह विधेयकों को प्रस्तुत करवाते हैं और उस पर चर्चा करवाते हैं। तो जब भी किसी सांसद को या मंत्री को कोई विधेयक प्रस्तुत करना होगा तो ऐसे विधेयक की प्रस्तुत करने की पूर्व सूचना हमें किसको देना होगी? उस सदन को देना होगी, जो भी सदन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको देना होगी। और वह विभिन्न समितियों के माध्यम से उसकी क्या करेगा? एक तिथि को नियत कर देगा कि भाई इस दिन आप विधेयक प्रस्तुत करोगे। ठीक, अब क्या होगा? अब इस चरण मैंने प्रथम वाचन में किसी भी हाउस में पेश कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि ये प्रथम वाचन हम लोकसभा में पढ़ रहे हैं कि ये विधेयक कहां प्रस्तुत किया है? लोकसभा में प्रस्तुत किया है। ठीक है, और मान लेते हैं विधेयक सरकारी भी हो सकता है, निजी भी। तो हम मान लेते हैं सरकार ने प्रस्तुत किया, सरकारी विधेयक है। ठीक, अब देखिए, जो विधेयक पेश करने वाला जो सदस्य होता है वो विधेयक प्रस्तुत करता है जिस भी हाउस में, वो उसको फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। अब फर्स्ट रीडिंग में शब्द पर ध्यान देंगे, केवल शीर्षक और उसका उद्देश्य बताया जाता है। ठीक है, जो भी बिल है, ठीक है, उस बिल की एक कॉपी जो होती है सभी सांसद सदस्यों को दे दी जाती है और उस बिल के केवल 2 बातों पर फोकस किया था, किस पे? शीर्षक पर और उद्देश्य पर। यानी इस विधेयक का, इस जो कानून बनने जा रहा है उसका शीर्षक क्या है और यह विधेयक कानून क्यों बनाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। टाइटल एंड पर्पस ही बताया जाता है प्रथम वाचन में। ध्यान रहेगा आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इस चरण में सामान्यतः जो उसकी प्रतियां बता ही चुका हूं, विधेयक की प्रकाशित प्रतियां सभी सदस्यों को बांट दी जाती है, उसके शीर्षक और उद्देश्य को बता दिया जाता है
और इस प्रथम वाचन में उस विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, बहस नहीं होती है, बस शीर्षक और उद्देश्य देकर सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है कि क्या इस विधेयक को आगे प्रस्तुत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अनुमति प्राप्त की जाती है और यदि मान लो सदन ने अनुमति दे दी, अगर सदन कहता है कि हाँ ये विधेयक का उद्देश्य सही है, शीर्षक भी सही है और सदन इसमें रुचि रखता है कि इस विधेयक की गतिविधि को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आगे चलकर उस विधेयक को गजट में यानी राजपत्र में, जो भी भारत सरकार का जो गजट प्रकाशित होता है उसमें गजट में प्रकाशित उसको किया जाएगा। और यदि मान लो, ध्यान देने योग्य बात यह है, ठीक है, कि यदि मान लो विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है, ध्यान देंगे, यदि बिल अभी प्रस्तुत भी नहीं किया है और सरकार ने पहले ही गजट में प्रकाशित कर दिया है, तो फिर सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि यदि बिल अगर मान लो सरकारी है और सरकार ही गजट का प्रकाशन करवाती है, तो बिल यदि सरकारी है और सरकार ने उसका गजट में प्रकाशन करवा दिया है, तो ऐसी स्थिति में सदन की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। किंतु बिल निजी है, निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, तो उसका शीर्षक बताना होगा, उद्देश्य बताना होगा और सदन फिर उसकी क्या देगा, अनुमति देगा और अनुमति के बाद वह राजपत्र में क्या होगा, प्रकाशित होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रथम वाचन में कोई भी चर्चा नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट और ये जानकारी है कि एक दिन में कितने विधेयक प्रस्तुत होंगे, इसके संबंध में कोई भी सीमा नहीं है, कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं की है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 50-60 विधेयक एक दिन प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, संसदीय प्रक्रिया में संसद प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है कितने बिल पेश करने चाहिए, किंतु ऐसा कोई फिक्स लिखा नहीं है कहीं पे, न संसदीय प्रक्रिया में न ही संविधान में, ठीक। चलिए, अब ये प्रथम वाचन हो गया, समझ में आ गया प्रथम वाचन अच्छे से। फिर दोहरा रहा हूं मैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जो साधारण विधेयक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या है साधारण विधेयक? नंबर 1 कि वह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। दूसरा, वह निजी हो सकता है या सरकारी हो सकता है। प्रथम वाचन में जब किसी विधेयक को कोई सदस्य प्रस्तुत करता है तो उसका शीर्षक और उसका उद्देश्य स्पष्ट करता है। इस वाचन में यानी इस चरण में कोई चर्चा नहीं होती, केवल संसद सदस्यों को उस विधेयक की प्रति दे दी जाती है और सदन से उस विधेयक को आगे बढ़ाने संबंधी अनुमति मांगी जाती है। यदि सदन अपनी अनुमति दे देता है, अगर अनुमति नहीं दी तो विधेयक समाप्त हो जाएगा, और यदि अनुमति दे दी तो फिर विधेयक कहां पहुंच जाएगा? द्वितीय वाचन में पहुंच जाएगा। किंतु अनुमति के बाद उसका प्रकाशन कहां होगा? गजट में वो प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब द्वितीय वाचन, ध्यान दे, बात यह है कि किसी भी विधेयक के बनने की प्रक्रिया में द्वितीय चरण या द्वितीय वाचन जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि विधेयक पर सबसे ज्यादा गंभीर विचार विमर्श कहां किया जाता है? द्वितीय वाचन में किया जाता है। और द्वितीय वाचन में भी उसके 3 उपचरण होते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, ये आ गया द्वितीय वाचन में। अब क्या होगा कि यह विधेयक जो है विचार विमर्श के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वाचन में, द्वितीय चरण में या द्वितीय वाचन में, सेकंड रीडिंग जिसको हम लोग कहेंगे, इसमें विधेयक के खंड उपखंड पे विस्तृत चर्चा होगी और गंभीरता से विचार किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत 3 उपचरण होंगे: साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था और विचार अवस्था। एक जनरल डिस्कशन होगा, एक कमिटी स्टेज है और एक कंसिडरेशन स्टेज है। इन तीनों उपचरण को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यह द्वितीय वाचन में ही इसको बहुत गंभीरता से डिस्कस किया जाने वाला है, ठीक है। क्या है साधारण बहस की अवस्था? अब देखिए, जैसे मान लो विधेयक आ गया और द्वितीय वाचन में आता है, तो इसमें विधेयक की प्रकाशित प्रतियां सदस्यों को बांट दी जाती है और उसके बाद उस पर सैद्धांतिक चर्चा होगी। शब्द पर ध्यान देंगे, एक बिल्कुल थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा। और इस जनरल या थ्योरेटिकल डिस्कशन के बाद में अब सदन के पास में कितने ऑप्शंस होंगे? 4-5 ऑप्शंस होंगे। क्या क्या होंगे? एक कि वह इस पर तुरंत चर्चा करवा ले, स्पीकर कहे कि नहीं अभी हमको चर्चा करवानी है, तो यह हो सकता है। दूसरा, वह चर्चा के लिए किसी बाद की तिथि को निर्धारित कर सकता है, ठीक है। या फिर वह सदन की प्रवर समिति को सौंप सकता है, यानी इसके लिए एक समिति का निर्माण कर सकता है जो इस पर क्या करे? अनुसंधान करे, जो इसके जो है पक्ष विपक्ष पर चर्चा करे और अपनी रिपोर्ट सदन को दे। वह दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है। यहां पर 2 समितियों का प्रयोग किया गया है, एक प्रवर समिति और एक संयुक्त समिति।
प्रवर समिति मतलब सिलेक्टिंग कमेटी, संयुक्त समिति मतलब ज्वाइंट कमेटीज। प्रवर समिति उसी सदन के सदस्यों से मिलकर बनती है और संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है। यदि मान लो विधेयक बहुत गंभीर है और बहुत गंभीर प्रकृति का है, जिसमें दूसरे सदन की भी हमें आगे चलकर अनुमति लग सकती है, तो हम उस विधेयक के संदर्भ में दूसरे सदन के सदस्यों को भी समिति में शामिल कर सकते हैं और उससे इसके लिए क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट देने के लिए कह सकते हैं ना, एडवाइजरी कमेटी हो पाई एक प्रकार की। ठीक है, बात समझ में आई? प्रवर समिति या संयुक्त समिति। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जनता की राय जानने के लिए उसे क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, यह द्वितीय वाचन का भी पहला उपचरण है, जिसको हमने कहा साधारण चर्चा की अवस्था। ठीक है, क्या होगा समझिए। प्रथम वाचन से विधेयक कहां आया, द्वितीय वाचन में आया। द्वितीय वाचन में एक जनरल, हमने सबको पहले उस विधेयक की प्रतियां क्या कर दी, हमने बांट दी। ठीक है, प्रकाशित प्रतियां हमने बांट दी और उस पर हमने एक जनरल डिस्कशन कर लिया कि देखो विधेयक ये है, इस संबंध में लाए। जो भी विधेयक प्रस्तुत कर वाला मंत्री हो सकता है या सांसद हो सकता है। सरकारी विधेयक है तो मंत्री होगा और निजी विधेयक है तो कोई सांसद होगा। वो अपनी बात को रखेगा कि भाई ये विधेयक इसलिए लाया गया, इस पर जनरल डिस्कशन होगा। अब उस पर गंभीर चर्चा करवानी है तो स्पीकर यह कह सकता है कि हम अभी तुरंत इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आज के दिन में उसके पास समय नहीं है तो स्पीकर या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया सभापति आने वाला किसी तिथि को निश्चित कर सकता है कि अब इस विधेयक पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा यह ऑप्शन है कि वो इसके संदर्भ में क्या बना दे, समिति बना दे कि इस विधेयक को सलाह देने के लिए, सदन को एडवाइस करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं। वह समिति इस विधेयक पर चर्चा करेगी, विचार विमर्श करेगी और हमें क्या देगी, सलाह देगी या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वो समिति दो प्रकार की हो सकती है, एक प्रवर समिति हो सकती है और एक संयुक्त समिति हो सकती है। और इसके बाद क्या होगा कि चाहे तो हम लोग जनता की राय को भी जानने के लिए, भाई कानून बन रहा है और कानून जनता के लिए बन रहा है, तो हम जनता के ओपिनियन को, राय को जानने के लिए हम इसको सार्वजनिक भी कर सकते हैं। यह स्पीकर के पास में या प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास में इतने ऑप्शंस होंगे। सामान्यतः किसी विधेयक के संदर्भ में स्पीकर या जो चेयरमैन है वो किस ऑप्शन पर जाता है, वो जनरली समिति बना देता है। ठीक है, उस विधेयक के संदर्भ में संसद की एक समिति बन जाती है, क्योंकि सरकार ने विधेयक प्रस्तुत किया है तो सदन की अनुमति की आवश्यकता होगी, तो संसद के सदस्यों से मिलकर ही क्या बना दी जाती है, एक समिति बना दी जाती है। तो दूसरी उपावस्था क्या कहलाएगा, दूसरा उपचरण क्या होगा, यह समिति अवस्था होगी। ध्यान देंगे, समिति दो तरह की होगी। प्रवर समिति उसी सदन के सदस्यों से मिलकर बनी होती है, संयुक्त समिति दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनती है। यह समिति क्या करेगी, उस विधेयक के संदर्भ में क्या करेगी, विचार विमर्श करेगी, चर्चा करेगी, उसमें संशोधन भी करेगी, किंतु अपनी अलग रिपोर्ट बनाएगी और फिर अपनी उस रिपोर्ट को कहां प्रस्तुत करेगी, स्पीकर के माध्यम से, जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके माध्यम से संसद में क्या होगी, प्रस्तुत होगी। किंतु यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यह समिति कभी भी उसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी जिस विषय को लेकर विधेयक लाया गया है उसके जो ओरिजिनल सब्जेक्ट, जो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, बस उसको जो भी सुझाव देने हैं वह अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। ठीक है, अब समिति को ने जितना भी समय दिया गया, जितने समय में अपनी रिपोर्ट बनाई, ठीक है, रिपोर्ट को विधेयक के साथ क्या कर लिया, संलग्न कर लिया। अब मामला कहां पहुंचेगा, तृतीय जो है उपचरण में पहुंचेगा, यानी द्वितीय वाचन के तृतीय उपचरण में, यानी कंसिडरेशन स्टेज आ जाएगा। यहां विचार अवस्था आ जाएगी, जहां पर इस विधेयक को क्या किया जाएगा, अब इस विधेयक को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा और यह विधेयक अब किसके साथ प्रस्तुत किया जाएगा, उस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अब विधेयक की भी मूल प्रति होगी और समिति द्वारा जो दिए गए सुझाव हैं उस विधेयक के संदर्भ में उसकी भी प्रति होगी। अब क्या होगा, अब जो है स्पीकर क्या करेगा, उस विधेयक के संदर्भ में जो भी विधेयक के जितने भाग हैं और जितने अनुच्छेद हैं या जो भी उसके जो धाराएं हैं उस पे एक एक खंड और उसके भी उपखंड पर क्या करेगा, चर्चा करवाएगा और उस पर मतदान करवाएगा और उसको पारित करता चला जाएगा। बात समझ में आई? देखो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए क्या होगा, इस जो विचार अवस्था होगी उसमें क्या होगा, विचार अवस्था में मान लेते हैं कोई ऐसा कानून है, ठीक है, कानून जैसे हम उसको कानून को हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक ऐसा हम कानून लेते हैं कि महिला शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा विधेयक है ना, महिला प्रौढ़ महिला शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा एक विधेयक है, ठीक है, ये विधेयक, ठीक है। अब मान लो महिला शिक्षा विधेयक से संबंधित भाग जो है इसमें कितने हैं, 10 भाग हैं और इसमें कितनी धाराएं हैं,
ठीक है, मान लो धारा कितनी है, 100 है। ठीक है, तो अब ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अब मान लो सबसे पहले क्या करेगा स्पीकर, सबसे पहले भाग 1 पे चर्चा करेगा। अब भाग 1 में कितने धारा है, मान लीजिए कि भाग 1 में जो है, हम मान लेते हैं भाग 1 में जो है 1 से लेकर 5 तक धाराएं हैं। तो अब क्या करेगा स्पीकर कि 1 से लेकर 5 तक की जितनी धाराएं हैं उस पर एक एक अनुच्छेद, एक एक धारा पर चर्चा करवाएगा वो। ठीक है, और इससे संबंध में यदि समिति ने कोई रिपोर्ट दी है, सुझाव दिए हैं, या तो सुझाव यह हो सकता है कि इस धारा को हटा दिया जाए या किसी अन्य धारा को ऐड किया जाए। यदि वह सुझाव पर सदन अनुमति देता है, बहुमत करता, मतलब मतदान होता है और बहुमत से वो पारित हो जाता है, तो वह सुझाव अनिवार्य रूप से उस विधेयक का क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। या विधेयक का कोई ऐसा भाग जिसको समिति ने हटाने की सिफारिश की है और उससे सदन सहमत हो गया, तो वह भाग उस विधेयक से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कुल मिलाकर इस पूरे भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 से लेके 10 तक धारा अनुच्छेद 1 से लेके 100 तक एक एक अनुच्छेद के एक एक उपखंड पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, और समिति द्वारा दिए गए सुझावों को यदि सदन सहमति देता है यानी बहुमत से पारित कर देता है, तो वह भी विधेयक का क्या बन जाएंगे, भाग बन जाएंगे। इस दौरान जब यह प्रक्रिया चल रही होगी तृतीय वाचन की, मतलब द्वितीय वाचन का जो तृतीय उपचरण चल रहा होगा, यदि किसी सांसद को यह लगता है कि मुझे भी इस विधेयक के संदर्भ में कोई सुझाव देना है और मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में यह बात भी, इसका कानून मतलब कानून में यह बात भी बननी चाहिए, तो वह भी अपना सुझाव क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ध्यान देंगे इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में सदस्यों को भी संशोधन प्रस्ताव का अधिकार होगा, या तो हटाने संबंधी या जोड़ने संबंधी। संशोधन दो ही तरह से होगा, या तो कोई कानून विधेयक में से कोई चीज हटा दो या कोई जोड़ दो। यदि किसी सदस्य के ऐसे प्रस्ताव, संशोधन प्रस्ताव को सदन अनुमति देता है, तो उसका संशोधन प्रस्ताव भी उस विधेयक का भाग बन जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर यह द्वितीय वाचन की विचार अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें पूरा विधेयक का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो आर्टिकल 1 से लेके 100 तक, भाग 1 से लेके 10 तक एक एक पार्ट पर डिस्कशन, डिबेट करवा रहा है, चर्चा करवा रहा है और मतदान भी करवा रहा है, उसे फाइनल करता जा रहा है। और इस तरह क्या होगा, सभी खंडों पर मतदान पूरा हो जाता है, तो विधेयक अब एक नए स्वरूप में आ जाता है। इसमें सारे संशोधन प्रस्ताव समिति की सलाह को क्या कर लिया, हमने शामिल कर लिया है, और इस तरह एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर आएगा। और यह फाइनल ड्राफ्ट कहां पहुंचेगा, तृतीय वाचन में पहुंच जाएगा। अब तृतीय वाचन में स्पीकर क्या करेगा, जो फाइनल द्वितीय वाचन में जो फाइनल ड्राफ्ट निकल कर आया है, ठीक है, अब उस पूरे विधेयक को रखा जाएगा। ठीक है, कि जो भी महिला शिक्षा विधेयक है जिसके भाग 10 हैं और धाराएं 100 हैं, ये पूरा कंप्लीट विधेयक रखा गया है सदन के समक्ष। अब तृतीय वाचन में कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी, कोई मतदान नहीं होगा, और तृतीय वाचन में अब विधेयक में कोई संशोधन भी नहीं हो सकता है। अब केवल सदन को दो बातें हैं कि क्या सदन इस विधेयक को क्या करता है, स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, इस पर केवल बहुमत होगा। और ये किस बहुमत से होगा, मैंने अभी चर्चा की थी, ये किस बहुमत से होगा, यह साधारण बहुमत से होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, साधारण बहुमत से ही साधारण विधेयक प्रस्ताव पारित होते हैं। ठीक है, और साधारण बहुमत क्या होगा कि सदन में उस दिन जितने भी उपस्थित तथा मतदान करने वाले उनके बहुमत से तात्पर्य है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अब इस चरण में विधेयक स्वीकार हो सकता है या क्या हो सकता है, अस्वीकार हो सकता है। अब देखिए, यदि सदन ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया तो विधेयक वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किंतु स्वीकार कर लिया यानी पारित कर दिया, अपने बहुमत से उपस्थित तथा मतदान देने वाली संख्या के बहुमत से पारित कर दिया, तो यह विधेयक अब कहां चला जाएगा, यह दूसरे हाउस जाएगा। ठीक है, यानी मान लो लोकसभा में प्रस्तुत किया और विधेयक पारित कर दिया, तो लोकसभा स्पीकर प्रमाणित करेगा कि लोकसभा के द्वारा यह विधेयक क्या हो गया है, पारित हो चुका है। ठीक है, अब इस चरण में मैं बता चुका हूं कोई संशोधन नहीं होगा। इस सदन में अपेक्षित बहुमत क्या है, साधारण बहुमत है, और यह कहां चला जाएगा, दूसरे हाउस में चला जाएगा। ठीक है, कुल मिला के तृतीय वाचन में बस केवल स्पीकर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस ड्राफ्ट को रखता है और फाइनल परमिशन मांगता है, क्या सदन इसको अनुमति दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर अस्वीकार कर देगा विधेयक समाप्त हो जाएगा, यदि पारित हो जाता है तो लोकसभा स्पीकर
क्या करेगा, उसको प्रमाणित कर देगा कि विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित हुआ जा चुका है। अब ये कहां जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा। ठीक है, अब दूसरे हाउस में क्या होगा, सेम एज इट इज दूसरे सदन में मैं बता चुका हूं। जब दूसरे हाउस जाएगा तो इसमें देखिए सेकंड हाउस, जैसे मान लो सेकंड हाउस मान लेते हैं हम राज्यसभा, पहला हाउस लोकसभा, तो राज्यसभा में भी एज इट इज क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी और थर्ड रीडिंग होगी, यानी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, जैसा प्रथम सदन में हुआ था। प्रथम वाचन में उसका शीर्षक और उद्देश्य रखा जाएगा, सदन से अनुमति मांगी जाएगी। द्वितीय वाचन में उस पर विचार विमर्श होगी, चर्चा होगी, उसमें संशोधन भी ऐड किए जा सकते हैं। और तृतीय वाचन में क्या होगा, उसको उस ड्राफ्ट को फाइनली क्या हो जाएगा, पारित किया जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है समझिए। सेकंड हाउस में एज इट इज करेंगे हम लोग, समझते हैं। देखिए, पहले सदन से प्राप्त विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए उसे सदन के पटल पर रखा जाता है। इस सदन में भी विधेयक के वही प्रथम, द्वितीय, तृतीय वाचन होते हैं। इस संबंध में दूसरे सदन में के पास अब क्या क्या विकल्प होंगे इसको समझिए। यानी मान लो तीनों वाचनों से गुजर गया, तो तीन वाचनों के दौरान वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला कि वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के, शब्द पर ध्यान देंगे, कोई अमेंडमेंट नहीं किया सेकंड हाउस ने, यानी राज्यसभा, मान लेते राज्यसभा कोई अमेंडमेंट नहीं किया है और पारित कर दिया, तो क्या माना जाएगा कि वह विधेयक जो है दोनों सदनों के द्वारा क्या हो गया है, पारित हो गया है। ठीक है, यदि मान लो उस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ में क्या कर पारित किया जाए, यानी राज्यसभा भी यानी सेकंड हाउस भी कुछ अमेंडमेंट कर दे और पारित कर दे, तो फिर विधेयक कहां चला जाएगा, प्रथम सदन के पास जाएगा, प्रथम सदन के पास वापस भेजा जाएगा। क्यों भेज दिया जाएगा इसको समझाता हूं मैं भी आपको आगे चल के। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, फिर शब्द पर ध्यान देंगे कि क्या कर सकता है वो, उस विधेयक को क्या कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, या फिर वह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे क्या करे, लंबित पड़े देने रह सकता है। यह विकल्प किसके पास में है, सेकंड हाउस के पास में। फिर दोहरा रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान समझेंगे। जब प्रथम सदन के द्वारा विधेयक को पारित करके द्वितीय सदन में भेजा जाता है, तो द्वितीय सदन में भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होगा और फाइनली ड्राफ्ट आ जाएगा। अब इस ड्राफ्ट के पास क्या क्या विकल्प, एज इट इज जैसे फर्स्ट हाउस ने, प्रथम सदन ने पारित किया, बिना किसी अमेंडमेंट के वह पारित कर दे, स्वीकार कर ले, यानी पारित कर दिया, तो यह माना जाएगा कि यह विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित हो गया है और यह विधेयक कहां चला जाएगा, हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब द्वितीय वाचन की प्रक्रिया चल रही हो द्वितीय सदन में, तो उसने कुछ अमेंडमेंट कर दिए हैं। अब ऐसे अमेंडमेंट जो नए आ गए हैं, एकदम अमेंडमेंट तो ऐसे संशोधनों पे पुनः अनुमति लेने के लिए विधेयक कहां चला जाएगा, प्रथम सदन में चला जाएगा। इसको समझेंगे हम लोग। तृतीय क्या है कि वो बिल्कुल मना कर दे कि हमको पारित ही नहीं करना है, राज्यसभा या सेकंड हाउस बोल दे कि हमको पारित ही नहीं करना है, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, या मतलब अस्वीकार कर दे, उसको पारित ना मतलब असहमति दे दे। ठीक है, या फिर जो है वो क्या कर सकता है, सेकंड हाउस में वो बिल लंबित पड़ा रहे, 6 माह तक पड़ा रह सकता है। ठीक है, तो 6 माह तक वो बिना किसी भी संशोधन के, सहमति के बस लंबित पड़ा हुआ है। यही कंडीशन हो सकती है। अब ध्यान देंगे यहां पर। ठीक है, क्या होगा, अब इसको ऐसे समझिए आप लोग कि जब वो संशोधन करता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब मान लेते हैं, मैंने आपको अभी यहां बताया था कि लोकसभा ने उसको 10 भाग और 100 धाराओं में पारित किया। ठीक है, किंतु मान लो राज्यसभा ने इसमें दो भाग और जोड़ दिए, 12 भाग कर दिए इसके, और मान लो 120 धाराएं कर दी। तो जो उसमें जो 2 एक्स्ट्रा भाग जुड़े हैं और जो 20 अतिरिक्त धाराएं जुड़ी हैं, उस पर अभी प्रथम सदन की अनुमति नहीं हुई है। अतः क्या करेगा वह, प्रथम इन जो संशोधन वाला भाग है वो पुनः कहां आएगा, पुनः लोकसभा के पास में आ जाएगा। और यदि लोकसभा, अब लोकसभा के पास पुनः क्या विकल्प है कि वो यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। यदि राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को लोकसभा सहमति दे देती है, तो यह विधेयक पुनः कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। और यदि मान लो राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को लोकसभा अस्वीकार कर दे, तो ऐसी स्थिति में हम मानेंगे कि दोनों सदनों में क्या हो गया है, गतिरोध हो गया है। देखो, गतिरोध की कंडीशंस ध्यान दीजिए। फर्स्ट हाउस ने पारित किया, सेकंड हाउस भी एज इट इज पारित कर दे, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। फर्स्ट हाउस ने पारित किया, सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट किए, उन अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस ने भी पारित कर दिया, सहमति दे दी, कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। किंतु यदि सेकंड हाउस ने कोई अमेंडमेंट किए और उन अमेंडमेंट को फर्स्ट हाउस अनुमति न दे,
क्या हो गया, डेडलॉक हो गया। प्रथम सदन किसी विधेयक को पारित करे, द्वितीय सदन उसको अस्वीकार कर दे, क्या हो गया, गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया। या प्रथम सदन पारित करे किंतु द्वितीय सदन 6 माह तक कोई जवाब न दे, इन तीनों परिस्थितियों में दोनों सदनों के मध्य क्या हो जाएगा, गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, क्या संवैधानिक प्रावधान है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत क्या करेगा, दोनों की संयुक्त बैठक को आयोजित करेगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं हम लोग आगे, फिर ध्यान देंगे। देखिए क्या होगा, अब ये जो है विधेयक का पारित होना, तो पारित होना तो मैं समझा चुका हूं कैसे होगा। दूसरे सदन में बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया जाए तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। दूसरे सदन ने कुछ संशोधनों को प्रस्तावित किए हो और पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो विधेयक संसद द्वारा क्या पारित मान लिया जाएगा, और दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, यह विधेयक कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे हम लोग, गुड। अब आगे चलते हैं। अब गतिरोध कैसे हो सकता है, मैं गतिरोध समझा चुका हूं कि द्वितीय सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन क्या कर दे, अस्वीकार कर दे, द्वितीय सदन विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दे, या द्वितीय सदन 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करता है। शब्द पर ध्यान देंगे, कितने समय तक, 6 माह तक अगर कोई कार्यवाही नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के द्वारा क्या मतलब विधेयक के संदर्भ में क्या माना जाएगा, दोनों सदनों में गतिरोध हो गया है। और ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है संयुक्त बैठक का आयोजन कराएंगे। हमसे तात्पर्य यहां पर मैं नहीं, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, अगर ऐसा डेडलॉक होता है ऑर्डिनरी बिल के रेफरेंस में, साधारण विधेयक के संदर्भ में, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाएगा। और ऐसी संयुक्त बैठक जब भी होगी है तो वहां पर उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से यदि विधेयक पारित हो जाता है तो वह दोनों सदनों के द्वारा क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। ठीक है, अभी हमने इससे संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियों को भी देखा और लोकसभा अध्यक्ष की भी शक्तियों को देखा। याद आ रहा है आपको, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में हमने पढ़ा था कि यदि दोनों सदनों के मध्य यदि किसी विधेयक को लेकर गतिरोध होता है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। नंबर 2, ऐसे ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, अभी हमने पढ़ा था लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास में नहीं होती है। यदि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो उपसभापति होगा, यदि वह भी नहीं है तो संयुक्त बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा आपसी विमर्श के बाद में उस संयुक्त बैठक की वह व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और संयुक्त बैठक में निर्णय कैसे लिया जाएगा, उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों से, यानी कि साधारण बहुमत से ही लिया जाएगा, जो भी उपस्थित हैं और मत देने वाले हैं। यदि उपस्थित मान लीजिए दोनों को मिला के हम मान लेते हैं 600 सदस्य उपस्थित हुए हैं और 600 में से मान लो 400 ने ही मत दिया है तो 400/2+1 जो भी होगा वह साधारण बहुमत होगा और उससे क्या पारित हो जाएगा, आपका जो भी विधेयक है वो पारित हो जाएगा। और यदि मान लो पारित नहीं होता है तो बिल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यह विधेयक कहां जाएगा, अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति की यहीं से हमने वीटो शक्ति भी पढ़ी थी, याद आ रहा है आपको, मैंने राष्ट्रपति की वीटो शक्ति पढ़ाई थी जिसमें हमने पढ़ा था कौन कौन से वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, वो यही हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद 111 के तहत, कौन सा आर्टिकल है याद रखेंगे, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प प्रस्तुत होंगे। इन 3 विकल्पों में ध्यान देंगे कौन कौन सा है। सबसे पहला कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, और यदि मान लो राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को अपनी अनुमति दे दी तो वह क्या बन जाएगा, वह कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, किंतु दूसरा ऑप्शन क्या है कि वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को अपने पास क्या कर सकता है, रोक सकता है। रोक सकता है कहने का मतलब है वह अस्वीकृत कर दे, अस्वीकार कर दे, यह दूसरी कंडीशन है। इसी से इसका इस विकल्प का ही जो इंटरप्रिटेशन है वो एब्सोल्यूट वीटो में निकलता, अर्थात राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है। किंतु राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति रोकेगा या अस्वीकार करेगा ऐसा 2 ही कंडीशन में हो सकता है। संसद के संदर्भ में 2 कंडीशन है, एक यदि वह विधेयक निजी विधेयक है, शब्द पर ध्यान देंगे, यदि वह विधेयक निजी विधेयक है तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता, अर्थात उस पर अपनी अनुमति रोक सकता है। दूसरी कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक अभी विचारार्थ आया है और राष्ट्रपति अभी उस पर विचार कर ही रहा है और इस दौरान सरकार गिर जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव हो जाए,
5 साल पूरे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में सरकार गिर जाए और नई सरकार आती है और नई सरकार के जो भी प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति से कहे कि इस विधेयक को क्या कर दो, समाप्त कर दो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेगा और उस विधेयक को क्या कर देगा, अस्वीकार कर देगा। बात समझ में आई आपको अच्छे से? पहला कंडीशन क्या है, वो हाँ कहेगा, वह विधेयक क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरी कंडीशन में वह विधेयक के संदर्भ में अपनी अनुमति को रोक सकता है। रोकने का, अनुमति रोकने का मतलब एब्सोल्यूट वीटो यूज कर रहा है, वह ना कर सकता है। ऐसा 2 ही कंडीशन में होगा। पहला कब, जब विधेयक कैसा हो, निजी विधेयक हो, और दूसरा कब, कि राष्ट्रपति के पास विधेयक विचाराधीन हो और सरकार गिर जाए और नई सरकार आकर राष्ट्रपति से यह कहे कि इस विधेयक क्या कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए, तो वहां पर वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को क्या कर सकता है, वापस लौटा सकता है। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में आया, राष्ट्रपति को लगता है कि यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया है, सदन को इसको फिर से विचार करना चाहिए। अब यहां पे राष्ट्रपति अपने सुझाव भी दे सकता है और चाहे तो नहीं भी दे सकता, दोनों कंडीशन हो सकती है। किंतु यदि संसद ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के सुझाव सहित या सुझावों के बिना पुनः पारित कर दिया है ना, दोनों सदनों ने पुनः पारित कर दिया, तो अब राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। इसी विकल्प का इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, सस्पेंशन वीटो। हमने पढ़ा था निलंबनकारी वीटो, कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाता है किंतु सदन राष्ट्रपति के सुझावों को माने या न माने, किंतु पुनः यदि उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर देती है या संशोधनों के साथ पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। ठीक है, यानी ये दूसरे ऑप्शन से एब्सोल्यूट वीटो, तीसरे ऑप्शन से सस्पेंशन वीटो। किंतु इसमें एक कंडीशन और है, वह यह है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति, ये लिखा नहीं है, ये हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आता है तो ऐसी स्थिति में संविधान में उस विधेयक को कितनी समय सीमा के अंदर अनुमति देना होगी, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? राष्ट्रपति के पास में कोई ऐसी निश्चित समय सीमा नहीं दी गई है कि वह इस निश्चित समय सीमा में ही अपनी अनुमति देगा, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में है। अमेरिका राष्ट्रपति के पास में यदि अमेरिकन पार्लियामेंट कोई विधेयक पारित करके भेजती है तो उसको विद इन 10 डेज अपनी अनुमति या असहमति दर्शाना होगी। किंतु भारतीय राष्ट्रपति के पास में ऐसी कोई निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है, अतः इसके ही हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? समझ में आ रही बात आपको अच्छे से? चलिए, तो ये जो है हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारे राष्ट्रपति के विकल्प होंगे। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूं, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी बात। फिर भी एक बार इसको, साधारण बहुमत को हम फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और समझते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस रखेंगे अपने आप को, मुझ पे ध्यान रखेंगे, मेरी आवाज को ध्यान से सुनेंगे, पूरी तरह से फोकस रहिए। ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल चल रहा है, ईयरफोन कान में लगे हुए और कहीं और ख्यालों में घूम रहे हो, ठीक है, कहीं जो है सुंदर से वाटिकाओं में विचरण कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो फोकस रहिए, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। हमने पढ़ा था कि विधेयक जो है 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला विधेयक जो हमने पढ़ा था प्रक्रिया के आधार पर, साधारण विधेयक। ठीक है, आप देखिए, साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है, कि स्पेसिफिक किसी हाउस में प्रेजेंट करना है। अदर लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। नंबर 2, साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल जो है वह प्राइवेट बिल भी हो सकता है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, अर्थात वह सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अब नंबर 3, जब भी उसको किसी भी हाउस में प्रेजेंट करेंगे, मैं एग्जांपल के ले रहा हूं कि हमने पहले जो है लोकसभा में उस विधेयक को प्रस्तुत किया, तो उससे कितने वाचनों से गुजरना होगा, 3 वाचनों से। यानी कि जब प्रथम सदन में हम विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में जब भी विधेयक रखा जाता है तो उसकी एक प्रकाशित प्रतिलिपि रखी जाती है, जिसमें जो भी विधेयक प्रस्तुत कर रहा सदस्य है वह उसके शीर्षक और उद्देश्य को सदन को बताता है और उस विधेयक को आगे बढ़ाने हेतु सदन की अनुमति चाहता है। यदि सदन अनुमति दे देता है तो वह विधेयक भारत के राजपत्र में क्या होता है, प्रकाशित होता है, गजट में प्रकाशित होता है। किंतु यदि
उस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व ही गजट में अगर प्रकाशित सरकार कर चुकी है तो फिर यहां पे सदन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर प्रथम सदन में केवल और केवल विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य रखा जाता है और सदन की अनुमति ली जाती है। ठीक है, प्रथम वाचन में कोई चर्चा नहीं होती है। अब विधेयक कहां जाएगा? अब विधेयक द्वितीय चरण में जाएगा, जिसको हम सेकंड रीडिंग द्वितीय वाचन कहेंगे। इसमें भी 3 उपचरण होते हैं, ध्यान देंगे। ठीक है, 3 उपचरण होते हैं, मतलब जब द्वितीय वाचन में विधेयक आएगा, पुनः उसकी प्रकाशित प्रतिलिपि जो होती है वह सांसद सदस्यों के पास में होती है। उस पर जो है, जब द्वितीय वाचन के जो पहला जो उपचरण होता है, जिसको साधारण चर्चा की व्यवस्था की जाती है, उसमें उस विधेयक को लेकर एक सैद्धांतिक चर्चा होती है और उस सैद्धांतिक चर्चा के बाद अब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर या सदन के पास में 4 विकल्प होते हैं। पहला, कि वह उस विधेयक पर आज ही गंभीर चर्चा करवा दे, या वह उस विधेयक पर चर्चा कराने हेतु कोई आगे की तिथि को नियत कर दे, या वह उसके लिए सदन की कोई समिति बनाए, या तो प्रवर समिति या संयुक्त समिति का निर्माण करे, या फिर चौथा विकल्प है कि वह उस विधेयक के संदर्भ में जनता की राय जानने के लिए उसको क्या कर दे? सार्वजनिक कर दे। ठीक है, सामान्यतः होता क्या है कि कमेटी बनती है। अधिकांश विधेयक के संदर्भ में सदन जो क्या करता है? समितियों का निर्माण करता है। अब समिति क्या करती है? अब समिति उस विधेयक पर क्या करती है? अपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि उस विधेयक के जो भी कानूनी पक्ष है, संवैधानिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी एक रिपोर्ट बनाती है। और तीसरा, कंसिडरेशन स्टेज में जाता है। अब इस कंसिडरेशन स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इसमें विधेयक के खंड खंड पर क्या की जाती है? चर्चा की जाती है, वाद विवाद क्या आता है और मतदान क्या आता है। जब उसके खंड और विभिन्न अनुच्छेदों पर चर्चा की जाती है, तब समिति की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है और कोई सांसद सदस्य अपनी तरफ से विधेयक में कोई संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे भी शामिल कर लिया जाता है, यदि सदन अनुमति दे। ठीक है, और इस तरह पूरे एक एक खंड पे चर्चा, विचार विमर्श और मतदान करने के बाद में तृतीय वाचन में हमारे पास में एक फाइनल ड्राफ्ट आता है। अब तृतीय वाचन में स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको रखता है। अब यहां पर 2 ही बातें होंगी, या तो सदन हां कहे या सदन ना कहे। या तो सदन उसको पारित कर देगा, तो हां का मतलब सदन पारित कर दे, या फिर सदन उसको क्या कर दे? अस्वीकार कर दे। यदि वह विधेयक को सदन अस्वीकार करता है, विधेयक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि सदन उसको पारित करता है, सहमति देता है, तो स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है और कहां भेजता है? द्वितीय हाउस में भेजता है, सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में क्या होगा? एज इट इज प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। अब सेकंड हाउस के पास में क्या क्या ऑप्शन है, ध्यान देंगे। सेकंड हाउस क्या कर सकता है? सेकंड हाउस जो है क्या कर दे? वो यस कर दे। ठीक है, कि जैसे फर्स्ट हाउस ने, यानी यहां पर सेकंड हाउस हम मान लेते हैं राज्यसभा था, फर्स्ट हाउस जो है लोकसभा था। ठीक है, अब सेकंड हाउस उसको यस कर दे तो यह माना जाएगा कि दोनों सदनों ने विधेयक को क्या कर दिया? पारित कर दिया। विधेयक कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि वह विधेयक को नो कर दे, अस्वीकार कर दे, तो यह माना जाएगा कि दोनों सदनों के मध्य उस विधेयक को लेकर क्या हो गया? गतिरोध हो गया है। या फिर यह माना जाए कि द्वितीय हाउस जो है 6 माह तक उसको क्या करे? रोके रखे, उस पर कोई कार्यवाही ना करे, लंबित रखे। तो ऐसी स्थिति में भी दोनों सदनों के मध्य क्या माना जाएगा? गतिरोध माना जाएगा। तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि उस विधेयक के संदर्भ में द्वितीय सदन को संशोधन कर दे और पुनः उसको रिकंसिडरेशन के लिए कहां भेजे? फर्स्ट हाउस भेजे। प्रथम सदन के पास फिर 2 विकल्प होंगे कि उसके संशोधनों को वो स्वीकार कर ले, हां कर दे, तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास में जाएगा। यदि वह नो करता है तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों के मध्य क्या हो जाएगा? डेडलॉक अर्थात गतिरोध हो जाएगा। अब 3 कंडीशन हो गई, ना कर दे, 6 माह तक रोके रखे, या द्वितीय सदन द्वारा दिए गए संशोधनों को प्रथम सदन अस्वीकार कर दे। इन तीनों स्थितियों में साधारण बहुमत को लेकर दोनों विधेयक में क्या होगा? गतिरोध होगा। ऐसे गतिरोध को तोड़ने के लिए उनकी राष्ट्रपति क्या करेगा? संयुक्त बैठक आयोजित करवाएगा। संयुक्त बैठक को आयोजित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 108 में दी गई है और इस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि इस संयुक्त बैठक में उपस्थित तथा मत देने वालों के बहुमत से यह विधेयक पारित हो जाता है तो यह कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास में चला जाएगा। अब इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प होंगे? राष्ट्रपति यस कर दे, हां कर दे, विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति मना कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपनी अनुमति को रोक सकता है। ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया है
किंतु ऐसा एब्सोल्यूट वीटो केवल वह दो कंडीशन में यूज कर सकता है, यदि विधेयक क्या है, प्राइवेट बिल है यानी निजी विधेयक है, या फिर राष्ट्रपति के पास वह विधेयक विचाराधीन है और सरकार गिर जाए और नई सरकार आकर राष्ट्रपति को कहे कि इस विधेयक क्या कर दीजिए, समाप्त कर दिए, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, मना कर देगा, अस्वीकार कर देगा, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेगा। तीसरी कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, ऐसे विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए कहां भेज सकता है, संसद में भेज सकता है। जब वह पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो वह अपने संशोधन भी सुझाव के रूप में दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। जैसे भी स्थिति हो, यदि दोनों सदन यानी संसद यदि उस विधेयक को पुनः राष्ट्रपति के संशोधन या सुझाव को मान ले या न माने, दोनों कंडीशन में यदि पुनः संसद उस विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए अब क्या है, बाध्य है, बाउंड है वो साइन करने के लिए। ठीक है, इन तीन कंडीशन के अलावा एक कंडीशन और होती है जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, कि राष्ट्रपति के पास में जब भी कोई विधेयक अनुमति या विचारार्थ आएगा तो उसके पास में कोई भी निश्चित समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है कि इतनी समय सीमा में राष्ट्रपति अपना उत्तर देगा ही देगा, अतः राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का भी यूज कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। पॉकेट वीटो का यूज केवल एक बार हुआ है, कब, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने किया था डाक संशोधन विधेयक के संदर्भ में, जब उनकी राजीव गांधी से थोड़ी सी जो है अनबन यानी कह सकते हैं वैचारिक अनबन थी, तो उस संदर्भ में उन्होंने यूज किया था। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आ रही बात समझ में, क्लियर है। अब आप मुझे बताइए कि भारतीय राष्ट्रपति के पास में कौन सा एक वीटो नहीं है। ठीक है, कौन सा एक वीटो नहीं है, हमने पढ़ा था राष्ट्रपति की वीटो शक्ति में, क्वालिफाइड वीटो नहीं है, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इतना ही समय आज रखते हैं साधारण विधेयक के संदर्भ में। अभी भी धन विधेयक बचा है और वित्त विधेयक बचा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम धन विधेयक, वित्त विधेयक पढ़ेंगे और फिर हम जो है संविधान संशोधन विधेयक पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्नचित रहिए, तनाव से मुक्त रहिए, अपने जीवन के लक्ष्य को समझिए, अनुभूत कीजिए और धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के माध्यम से पढ़ते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और आप जो रोज प्रतिदिन जो ये मेहनत कर रहे हैं, मेरा यकीन मानिए एक दिन ये बहुत रंग लेकर आएगी। ठीक है, चलिए बहुत सारे प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं, बस मेहनत करते रहिए और बने रहिए हम लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।